Good morning to all. Welcome to KVS RO Daily Life. मैं AK सिंह। आज हम लोग चैप्टर 3 में लेसन 2 करेंगे और मेरा टॉपिक होगा नर्स्ट इक्वेशन। हम लेसन 1 में फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेइक सेल है वो किस किस चीज़ पे आप कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस सेल को, और जो हमने ई नॉट वैल्यू निकालना सीखा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या क्या एप्लीकेशन ले सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज में यूज किया कि कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, दो कॉम्बिनेशन से हमने चेक किया कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह से हमने बहुत सारा चीज उसमें किया है। अब आज हम लोग करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही फेमस इक्वेशन है और खास करके यदि हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो निश्चित रूप से बेटा एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। नर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? सो नर्स्ट इक्वेशन प्रोवाइड्स ए रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल of the electrochemical cell, the standard cell potential, temperature, pressure and the reaction quotient, even under non-standard conditions. The cell potential of electrochemical cells can be determined with the help of Nernst equation. तो Nernst equation को के हेल्प से हम लोग क्या करते थे, वहां पर हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालते थे, जहां पर हमारा स्टैंडर्ड का मतलब क्या था कि या तो 1m कंसंट्रेशन हो या 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो। तो ये सारा स्टैंडर्ड कंडीशंस था, तो हम राइट माइनस लेफ्ट करके हम ई नॉट सेल निकाल देते थे। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन जो हम यूज करेंगे उससे हम कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं, कंसंट्रेशन को बदल सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, और क्या इफेक्ट आता है ये भी हम लोग देखेंगे कि उससे इफेक्ट क्या होता है। सो इक्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन केमिस्ट वाल्दर हर्मन नर्स्ट। वाल्दर हर्मन नर्स्ट, इन्होंने ये इक्वेशन ड्राइव किया। और क्या इक्वेशन है क्या, यदि हम एक्सप्रेशन देखें किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, इक्वली एप्लीकेबल फॉर रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। बच्चे ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखा है, रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है, तो आप देखो क्या हो रहा है। क्या सिखाया था आपको कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन होगा। तो यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन दिस रिएक्शन। जैसे Ag प्लस हो तो आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1। यदि आप लिखेंगे Zn2 प्लस तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू होगी 2। तो ये यदि हम नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे हम, Emn प्लस m इज इक्वल टू E नॉट Mn प्लस m माइनस RT बाय NF log बाय Mn प्लस। यदि हम यहाँ पर नेचुरल लॉग में लिखते तो ये नहीं लिखते, और इसके लिए हम हटा के क्या लिखते, यहाँ पर ln लिखते। तो एक बार देखें ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट एनी कंडीशंस हैं। जो आप क्वोशेंट बदलेंगे तो ये बदल जाएगा। ई नॉट आपका फिक्स्ड है,
इसको आप क्या बोल रहे हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। और यहां पर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम क्या लेते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी हमारा यदि 25 डिग्री सेल्सियस दिया रहे तो आपको चेंज करना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, केल्विन में करना है बेटा। एन अभी हमने आपको सिखाया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस प्रोसेस, इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितना चेंज हुआ है। और एफ इज द फेराडे कांस्टेंट इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट माइकल फेराडे। सो एफ जो फेराडे कांस्टेंट है वो एक्चुअली क्या है बेटा, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन होता है। और एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एवोगाड्रो नंबर, इलेक्ट्रॉन्स पर मोल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये 96487 कूलम पर मोल आता है। इसी को रफली हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 96500 कूलम पर मोल बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं बेटा 1 फेराडे। सो इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम यहां पर क्या है बेटा, ये सॉलिड है जिसकी एक्टिविटी 1 होती है। एक्चुअली तो एक्टिविटी हमको लेना चाहिए लेकिन रफली हम लोग इसको मोल पर लीटर में ले लेते हैं। और ये है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। एक बार फिर देख लेते हैं बेटा, ये क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इसका नेचुरल लॉग का फैक्टर है जिसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके आप लाए हैं। यहां पर R ये गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T 298 केल्विन, N again I am repeating it is the number of moles electrons transferred in this process। इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितना चेंज हुआ। F क्या हमने बताया अभी आपको कि इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल। ये आपका मेटल्स, तो इसको आप QC लिख सकते हैं। QC मतलब रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। तो इन जनरल यदि हमको लिखना हो तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, QC। अपने इक्विलिब्रियम को याद करो, अपने चैप्टर को रिकॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि QC क्या होता था। कि कोई यदि इक्विलिब्रियम प्रोसेस में होता था तो एट एनी अदर स्टेज, नॉट दैट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर नहीं, अदर स्टेज में जब ये हमारा प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रेशियो होता है उसी को हम रिएक्शन कोसेंट कहते हैं। और इस तरह से आप नर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। यदि हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर करें, मतलब लिख दें इसको कि नर्स्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितना केल्विन, 298 केल्विन, तो क्या चेंज आएगा, यहां पर चेंज आकर के एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेते हैं। ये 2.303 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाय 96500। ये यदि बेटा इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0591 बाय n log QC। ये पार्ट आपका यही रहेगा, EMN E नॉट MN प्लस M माइनस 2.303 0.591 बाय n log QC। तो इस तरह से ये हमारा रिएक्शन कोसेंट है। तो यदि आपका टेम्परेचर 298 दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तब भी लेना है, लेकिन यदि टेम्परेचर कोई मेंशन कर दे अदर देन 298 देन वी हैव टू अप्लाई दिस, नॉट दिस। क्या बोला मैंने कि यदि आपका टेम्परेचर मेंशन्ड है एट 298 केल्विन, जनरली मेंशन्ड होता है, तब तो आप यही ले सकते हैं डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। यदि नहीं दिया रहे टेम्परेचर कुछ भी मेंशन तब भी ले सकते हैं, लेकिन यदि टेम्परेचर दे दिया कि 300 केल्विन 350 केल्विन तब आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, फिर यही लेंगे।
क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस भी है, इसको भी चेक करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको आप डिराइव करके कैसे लाएंगे ये देखते हैं जरा सा, डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट। फिर हम इसी पर आ रहे हैं, लेकिन इसको लाए कैसे ये देखते हैं। Derivation of Nernst equation. इसका सॉल्यूशन है n mole of electron is taken up by the metal ion Mn plus converted into M. In this process, the work done in the movement of electron, यदि हम बात करें W रिडक्शन इज इक्वल टू NF, ये चार्ज है, इनटू इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई रिडक्शन आप ले सकते हैं यहां पर यदि रिडक्शन लिया है तो। अब आप जानते हो ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन आप इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है तो इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम है। हमने बाय द सिस्टम के लिए क्या पढ़ा है कि माइनस आता है, और चेंज इन द गिब्स एनर्जी इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी। ठीक है बेटा, आपने गिब्स एनर्जी को थर्मोडायनामिक्स में क्यों इंट्रोड्यूस किया था कि किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए। तो यदि वो स्पॉन्टेनियस है तो हम वैल्यू क्या आता था हमारा माइनस, और यदि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव। और उससे भी हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम तो क्या होगा, निगेटिव। तो इस तरह से इसको हम लोग यदि वर्क डन गिब्स एनर्जी में लाएं तो ये हमारा माइनस NFE है। तो ये है किसी कंडीशंस पर यदि हम ले रहे हैं कि ये कंडीशंस यहाँ पर फिक्स नहीं किया हुआ है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तब हम ये ले सकते हैं। लेकिन यदि इसी चीज को हम करें चेंज इन फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस 298 केल्विन एंड 1 मोलर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि हमारा कोई गैसियस होगा तो हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। तो कंडीशंस पर क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा G नॉट। तो यहां पर उसके बदले क्या आ जाएगा आपका E नॉट। तो यहां पर था आपका, और माइनस क्यों किया, वर्क डन बाय द सिस्टम। प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, तो इसीलिए किया है। N भी पता है आपको, F पता है, और E नॉट यहां पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। ड्यूरिंग द रिएक्शन, यदि हम ये रिएक्शंस हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन concentration keeps changing and the potential also decreases। तो ये कब तक होगा, इक्विलिब्रियम आने तक। तो रेट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो टू गेट द मैक्सिमम वर्क, क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम फ्री एनर्जी चेंज। तो कब मिलेगा, द कंसंट्रेशन हैव टू बी मेंटेन द सेम। कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब वो उस डायरेक्शन में जाएगा कि इक्विलिब्रियम आ जाए। सो दिस इज पॉसिबल ओनली बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन अंडर a reversible equilibrium condition. So for a reversible equilibrium reaction, bonds of isotherm says delta RG naught plus RT ln फिर बेटा क्या है ये रिएक्शन कोसेंट, एल यहां पर नेचुरल लॉग है, आप इसका वैल्यू रखो -NFE नॉट प्लस RT ln QC।
बेटा सबको डिवाइड कर ले -NF से, तो डिवाइडिंग बाय -NF सबको कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा E, यहां पर क्या आएगा E0, यहां पर आएगा माइनस इस तरह से आप देख रहे हो। यदि आप फिर उसी अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यदि इस इक्वेशन को लाते हैं, यही था आपका क्यूसी क्या था हमारा। यदि हम बात करें क्यूसी क्या आएगा ऊपर में m, इसके लिए क्या लेंगे आप 1 सॉलिड के लिए, और नीचे क्या आ गया mn प्लस। अब एक लॉग की प्रॉपर्टी देखो, कभी आपको यहां पर कंफ्यूजन करेगा कि कभी माइनस है कभी प्लस है। तो माइनस प्लस सिर्फ लॉग के कारण होता है, तो आपको रॉट लर्निंग नहीं कर लेना है कि यहां हमने माइनस के साथ लर्न किया है या प्लस के साथ लर्न किया है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, देखो यहां फॉर्मूला है, यदि log m/n है तो फॉर्मूला होता है बेटा log m माइनस log n, log m माइनस log n। अब यदि इसको आप ln हटा दें तो जानते हो तुरंत इमीडिएट आपको सीखना है कि यदि log आएगा तो यहां आता है 2.303 टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 10। ये बेस 10 बोला जाता है, ln को हम नेचुरल log बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये log m है, ये n है, तो क्या बनेगा आपका log 1 माइनस log। तो ये देखो एक्सपेंड करता हूं इसको, तो क्या आया log 1 माइनस log mn प्लस। तो देख बेटा log 1 तो 0 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया अब आपका प्लस आ गया। तो e mn प्लस m इज इक्वल टू E0 mn प्लस m प्लस 2.303 RT बाय NF log mn प्लस। अब हम इसको इस फॉर्म में क्यों लाए हैं, आपको ये दिखाने के लिए कि इस कंसंट्रेशन का बढ़ाने से आपके इस E पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो बेटा अब तो सिंपल आ गया। अब तो कहोगे कि कोई भी टर्म आएगा सिर्फ log 1 छोड़ दें, यदि ये 1 रहे तब तो यही हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि log 1 मतलब होने का मतलब है कि ये 1 मोलर होना, और 1 मोलर पर तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मतलब यदि आपका कंसंट्रेशन, देखो फिर से वही चीज प्रूफ हो रहा है कि यदि कंसंट्रेशन आपका 1 m है, 1 बार प्रेशर है, तो आपका स्टैंडर्ड ही है, फिर आपने चेंज ही नहीं किया कुछ। लेकिन जब हम 2m कर लेंगे तो इसमें log 2 की वैल्यू आएगी बेटा, और log 2 की वैल्यू आएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जुड़ जाएगा। इसका मतलब कि यदि आप कंसंट्रेशन यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यदि हम डैनियल सेल बनाएं तो बना सकते हैं और पूछ सकते हैं आपसे। तो जरा सा बनाता हूं डैनियल सेल। यहां तक लग रहा है मुझे क्लियर होगा आपको कि कैसे नर्स्ट इक्वेशन आया है और किस तरह से इसका हम यूज करते हैं। यदि हमारे पास ये
यहाँ पर हम कोई भी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, यदि आप इसको निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा बेटा, ECU E0 माइनस, यदि 298 है तो हम अब हमारे अपने हाथ में है क्या करना है कि यदि हम 1/cu2 प्लस लिखेंगे तो माइनस रहने देंगे, यदि हम यहाँ cu2 प्लस रखना चाहते हैं जैसे मैंने आपको करके बताया था तो ये प्लस भी कर सकते हैं। तो ये प्लस यदि करना है तो यहीं पर लेना पड़ेगा log cu2 प्लस। तो दोनों एक ही चीज है जो मैं आपको बता रहा था, या तो हम ऐसे लिख दें तो माइनस रहेगा, यदि आप इसको log 1 माइनस यहाँ पर cu2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक इसी तरह से बेटा Zn2 प्लस Zn, ये क्या आ रहा है E0 Zn2 प्लस Zn प्लस 0.059 by 2 log Zn2 प्लस। अब आपको ये लेफ्ट है, ये कैथोड है, ये एनोड है, तो यदि हम ई सेल करते हैं तो क्या करोगे बेटा, इसको राइट माइनस लेफ्ट, तो यहां से ये 1 था, ये 2, तो 1 माइनस 2 कर लेते हैं तो ये ई सेल आ जाएगा, मतलब ECU2 प्लस Cu माइनस Zn2 प्लस। ये बेटा फिर राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो क्या आएगा E0 सेल, फिर प्लस ये कॉमन है 2 log, ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, अब देखो यदि आपने लर्न कर लिया होगा कि माइनस, तो ये ऊपर आ जाएगा log Zn2 प्लस Cu2 प्लस। तो एकदम लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बहुत अच्छी तरह से कि ये माइनस प्लस सिर्फ log की प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है, नहीं तो प्लस वर्ड है। अब चेक करो जरा, यदि आपको यहां पर कोई बोला कि व्हाट विल हैपन द ई सेल और EMF ऑफ द सेल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंक्रीजेज, सोच के बताओ क्या करोगे, क्या कहोगे आंसर? यदि आपने Cu2 प्लस बढ़ाया तो बढ़ ही तो रहा है, सब प्लस में है तो कहेंगे बढ़ेगा कि विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस द EMF ऑफ द सेल इंक्रीजेज, बट विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस क्या होगा, ये तो माइनस करोगे आप, जैसे इसका प्रॉपर्टी में आओगे तो क्या आएगा log Cu2 प्लस माइनस log Zn2 प्लस, ये तो कम करा देगा, तो इसके कंसंट्रेशन बढ़ने से ई सेल कम हो जाएगा। तो इस पर कई तरह के आपके असर्शन रीजन्स आ सकते हैं, जैसे यहां से स्टेटमेंट दिया हमने कि एक असर्शन बनाया कि इन दिस सेल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंक्रीजेज द ई सेल डिक्रीजेज, तो हम बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज करने से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हमारा पहला स्टेटमेंट असर्शन ही गलत हो गया, तो उस हिसाब से जो हमको आंसर करना रहेगा करेंगे। दूसरा हम बनाएंगे कि Cu2 प्लस विथ इंक्रीज इन Cu2, अब इसका रीजन क्या दे रहे हैं, इसका रीजन हम दे रहे हैं कि Cu2 प्लस ये प्लस के टर्म में है इसलिए ये इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसका मतलब रीजन भी सही दे रहे हैं, तो आप अपना ए आंसर टिक करेंगे। तो इस तरह से आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो आप असर्शन रीजन के फॉर्म में भी इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और इस पर खास करके ज्यादा ध्यान देना है। मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप असाइनमेंट देखेंगे उसमें 2 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, उसको ध्यान से करना है, और हर एक में असर्शन रीजन आपको करते जाना है, क्योंकि इस बार जब एनुअल एग्जाम था तो आप लोगों के सामने एकाएक आ गया था ये क्वेश्चंस, और आप
मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे करना है, हालांकि बहुत आसान चीज है। तो आपको पहले सेशन पे जाना है, फिर रीजन पे जाना है, फिर इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब यदि हम बात करें कि क्या इससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उससे पहले लेकिन एक टॉपिक हम ले रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल, फिर आगे बढ़ेंगे। ये अपने सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन बच्चे आ सकता है आपको एग्जाम में। व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? कह रहा है कि ए सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ सेम टाइप, मतलब जिंक का बना है तो जिंक का होगा, सिल्वर का बना हो तो सिल्वर बना होगा, बट द सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन विच दे डिप हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। फिर से देखते हैं क्या है कंसंट्रेशन सेल। ए सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ द सेम टाइप but the solution of the electrolyte in which they dip have different concentration is called concentration cell. For example, हमारे पास ZnSO4, इसका कंसंट्रेशन रखा हमने 0.1 m, इसका रखा हमने 1.0 m, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका कंसंट्रेशन हमारा क्या है, सेम कंसंट्रेशन है। तो आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ये देखिए, ये 1.0 है, मतलब इसमें लेस कंसंट्रेशन है, इसमें मोर कंसंट्रेटेड है। किधर से किधर मूवमेंट होगा, इसमें देखिए जैसे ही इसको आप कनेक्ट करेंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? ये देखिए, ये भी चाहता है कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो बढ़ेगा कैसे इनका, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और थोड़ा Zn2+ रिलीज करेंगे इसमें, तो Zn2+ इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और इनका इसमें क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां से एक मिनिमम करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो यहां पर आपका जो Zn2+ है ये आके डिपॉजिट होना शुरू हो, तो क्या होगा कि इनका जो कंसंट्रेशन ज्यादा था, इनका कंसंट्रेशन हमारा कम होता चला जाएगा। तो ये तब तक चलेगा, तब तक आपको सेल पोटेंशियल देगा जब तक ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाए। तो इसका मतलब यहां क्या स्टार्ट हुआ हमारा, यहां पर देखिए क्या स्टार्ट हुआ कि Zn सॉलिड कहां गया, ये Zn2+ क्या कंसंट्रेशन था 0.1 m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पर हो गए, ये रिडक्शन हो रहा है। ये Zn2+ जिनका कंसंट्रेशन था 1.0 m, ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और धीरे धीरे इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये कहां हो गया, कैथोड।
यदि हम ओवरऑल बात करें तो देखो ये कैंसिल हो रहा है। तो Zn2 प्लस ये देखिए कैसे आ गया। इसका मतलब यदि हम इसका निकालना चाहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई सेल निकालना चाहें इस कंसंट्रेशन सेल का, तो ये बेटा क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, दोनों ही तो जिंक इलेक्ट्रोड है। तो ये हो जाएगा ई नॉट आपका कितना आ जाएगा, जो लिख रहे थे हम लोग ई नॉट सेल 0.0 माइनस 0.059, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था 2 लॉग, ऊपर में देखो बेटा यहाँ पर रिएक्शन परसेंट क्या आएगा Zn2 प्लस, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 m, और Zn2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन कितना है 1.0। ये क्या है लेस, ये क्या है मोर। जैसे आपने फॉर्मूला में चेंज किया, प्लस किया, तो क्या करेंगे मोर बाय लेस हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू, इन जनरल कर रहे हैं प्लस कर देते हैं, तो 0.059 बाय एन, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा लॉग, और यहां पर कर लेते हैं बेटा C2 बाय C1, C2 इज ग्रेटर देन C। यह फॉर्मूला तैयार हो गया, किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आप कंसंट्रेशन सेल का भी ये निकाल सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल में क्यों ई नॉट 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो राइट भी है Zn2 प्लस Zn, लेफ्ट भी है Zn2 प्लस Zn, तो माइनस 0.76 फिर प्लस माइनस फिर आएगा 0.76, तो ये 0.0 वोल्ट हो जाएगा, और ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसकी टेंडेंसी है कि हायर कंसंट्रेशन से मूव कर जाएगा और उस कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए कि वो एक इक्विलिब्रियम आ जाए। इसी सेल को हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल। नेक्स्ट इक्वेशन से पीएच कैसे निकालेंगे। पीएच, पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू, या तो आप लिखेंगे लॉग 1/h प्लस, या क्या लिखेंगे माइनस लॉग h प्लस, दोनों ही वैलिड है। फिर क्यों, log 1 0 होगा, माइनस लॉग h प्लस आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी हम बोलते हैं। तो यदि हम, हमारे पास H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑफ H2 है, तो इसका 1 बार सर, तो यहां पर नर्स लिखे हम लोग, तो क्या आएगा E H प्लस H2 E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.059 बाय 1, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, लॉग यहां पर क्या लेंगे आप 1, क्योंकि 1 बार प्रेशर है, एक्टिविटी 1 आ रहा है, 1 का हाफ करेंगे मतलब रूट कर देंगे तब भी 1 रहेगा, और H प्लस आ गया। अब आप इसी को तो बोलते हैं पीएच, पीएच इज इक्वल टू लॉग 1/h प्लस, डाल दो इसके बदले, और ये तो फिक्स ही है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है बेटा 0.0 माइनस
0.059 इंटू pH। देखिए ये रिलेशन आ गया आपको, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन करें, कैलकुलेट pH ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट pH of a solution of hydrogen electrode whose potential is minus 0.59 वोल्ट। चलिए फॉर्मूला लगा लें। ये इनका है माइनस 0.59 वोल्ट, ये वैल्यू, ये 0.0 माइनस 0.059 इंटू pH। सो माइनस माइनस तो हटा लो, तो कितना आ गया बेटा 0.59 बाय 0.059 इज इक्वल टू pH। आप इसमें ये करो, कितना आ गया 10 आ गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से पूछ सकते थे कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच pH इज 10। यदि pH 10 दिया हुआ है तो ये निकल कर आएगा, पहले से हमें पोटेंशियल दिया हुआ था तो pH निकल कर आ गया। तो आराम से हम मैनिपुलेट्स कर सकते हैं और इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेटा नर्स्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जैसे आपका ये सेल है, सॉलिड, as the cell reaction is progress, we observe that continuously the increase in the concentration of Zn2 plus and copper 2 plus concentration is keeping on decreasing gradually. After some times an equilibrium has established, मतलब ये जो आपका ओवरऑल ये जो सेल रिएक्शन है, ये देखिए ये है। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि टाइम के साथ Zn2 प्लस बढ़ता जा रहा है और Cu2 प्लस रिड्यूस होता जा रहा है। तो एक समय आएगा जब इक्विलिब्रियम रीच्ड हो जाएगा, मतलब ये दोनों ही रिएक्शन इक्वल रेट से होने लग जाएंगे। तो आपका जो वोल्टमीटर का रीडिंग है वो क्या बता देगा 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट बता दिया तो ईएमएफ आपका जो ई सेल है वो 0 हो गया। तो आपका जो नर्स्ट इक्वेशन था वो देखिए जरा सा, इसके लिए क्या था कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
माइनस RT बाय NF log QC। QC है क्या आपका? QC है आपका, इसको आप छोड़ देते हो, पूरा QC लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा? Zn2 प्लस कॉपर सॉलिड जिसकी एक्टिविटी 1 है, नीचे लिखे हैं आप Cu2 प्लस और Zn। तो ये आपका 1, ये QC है। अब क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। तो इक्विलिब्रियम यदि रीच्ड हो गया तो ई सेल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। और QC क्या हो जाता है बेटा? KC। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो गया? 0। और QC जैसे इक्विलिब्रियम रीच्ड होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहुंच गया। तो अब ये है 0 इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF। ये KC आ गया। इसको इधर कर लो, फॉर्मूला आ रहा E नॉट सेल, इसको वही चीज हमने सारा वैल्यू डाल दें यदि, क्योंकि 298 पर लिया हुआ है हमने, तो लिख सकते हो 0.059 बाय N log KC। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना बाय 0.059 कर लेना, ये log KC लिखना। अब देखो कई बार क्या होता है ये प्रॉब्लम कि आपको यहां पर फिर एंटी लॉग लेने की बात होती है, तो आप क्या करना कि इसको सॉल्व कर दो जहां तक कर सकते हो, और लिखो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। यहां पर लिख देना एंटी लॉग, यहां पर KC आ जाएगा। तो 2-3 साल से जो CBSE में आ रहा है कि यदि बच्चा एंटी लॉग लिख दिया है तो उसको आप फुल मार्क्स अवार्ड करें, तो आपका मार्क्स भी नहीं कट रहा। क्या मैंने बताया आपको कि इसके बदले यहां पर क्या लिखेंगे, जो सॉल्व होगा आप लिख दोगे एंटी लॉग, और ये जो वैल्यू है बेटा इसको लिख दो। लेकिन आप सीख सकते हैं, अभी तो समय है तो सीखेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। KC का वैल्यू आपने निकाल दिया। यदि आपके पास वैल्यू होता, टेबल होता, तो आप ये भी निकाल देते। तो ये मान करके CBSE क्या कर रही है, 1 मार्क्स अवार्ड कर रही है। तो इस तरह से आप देखो कि ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नर्स्ट कैसे रिलेटेड है। यदि हम गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और E नॉट सेल तीनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो एक ट्रायंगल से देखिए, और इसी 3 फार्मूला पर सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। डेल्टा G नॉट E नॉट से अब देखते जाओ रिलेशन क्या क्या है इनमें रिलेशन है माइनस RTLN के, इसमें रिलेशन क्या है बेटा, माइनस NF E नॉट सेल, और E नॉट सेल में देख रहे हो। तो आपको यदि यहां से डेल्टा G करते हो तो यही चीज क्या करते हैं यहां पर, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S नॉट। तो बेटा ये सारा चीज भी यही चीज मेंस में हो जाता है। तो यहां से आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट हो गया, कुछ भी डिफिकल्ट अब नहीं है
क्या है कि डेल्टा जी के बदले इन्होंने क्या लिखा, एंथैल्पी स्टैंडर्ड चेंज और स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जो मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो मैक्सिमम W मैक्स क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। और यहाँ पर यूनिट जो होता है ये जूल पर मोल कैसे आता है बेटा, तो ये होता है आपका फैराडे में जैसे क्या है, कूलम्ब पर मोल है। और ई सेल में क्या होता है, वोल्ट होता है। तो जानते हो 1 कूलम्ब इंटू 1 वोल्ट, यही 1 जूल होता है। तभी आप लिखते हैं इसके यूनिट में जूल पर मोल। तो यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, चार्ज इंटू वोल्ट करते हैं तो हमारा जूल आता है। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल्स देखें। At 298 Kelvin, can I calculate EMF of the cell? छोटा लिखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन है E नॉट mg2 प्लस mg माइनस 2.36 वोल्ट, E नॉट CR3 प्लस CR माइनस 0.74 वोल्ट। बेटे मैं टाइम की कमी से वो चीज़ आपको नहीं बता पा रहा हूँ जो मैं टारगेट किया था। एक बार अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि एक लैंग्वेज में क्वेश्चन था, आपको राइट लेफ्ट का कुछ भी पता नहीं था और वो कह रहे थे कि कंसंट्रेशन निकालो, तो आपको आइडिया नहीं बन रहा है कि किससे किसको माइनस करें। तो एक चीज तो ध्यान में रख लो कि जब भी सेल होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपका ई नॉट सेल हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको पॉजिटिव होता है। तो यदि पॉजिटिव ने, जैसे कॉपर और सिल्वर को मिला रहे हैं तो कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, तो सिल्वर ही कैथोड बनेगा, कॉपर एनोड नहीं। तो वो एक कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सेल हो जाएगा, तो वो सेल नहीं रहा। यदि सेल की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, तो इसलिए हमको राइट माइनस लेफ्ट करके देखना है, तभी हम उससे राइट और लेफ्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब हमको देखो माइनस ज्यादा किसका है, मैग्नीशियम का है, तो इसका मतलब जो माइनस ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, मैग्नीशियम लॉस करेगा। गेन कौन करेगा, ये। तो ये रिडक्शन हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इसका हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। ई नॉट सेल, ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट, ये आपका राइट है, ये लेफ्ट है। तो यहाँ पर आ गया माइनस 0.74, यहाँ पर माइनस और एक और माइनस था इसके साथ लगा हुआ, माइनस 0.059 क्यों ले रहे हैं बेटा, कि हमारा टेम्परेचर 298 दिया हुआ है। अब देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हो रहा है बेटा, 2, और यहाँ पर गेन कितना हो रहा है, 3। तो कभी पॉसिबल नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो और गेन 3 हो। कहां से आएगा, जब 2 ही लॉस कर रहा है तो गेन वो 3 कैसे कर देगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, शॉर्ट में इमीडिएट एक छोटा सा बेटा ये इक्वेशन बना दें। यदि हमें उसके बाद प्रैक्टिस करते करते हमें आ जाएगा, फिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, तो यहाँ 2, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 3 से। यहां से कितने से कर देंगे, 2 से। तो देखो n की वैल्यू आ गई बेटा, 3 इंटू 2 6 लॉस, 3 इंटू 2 6 गेन। तो यहाँ पर 6 आ गए। तो हर हमेशा ऐसे चेक करेंगे, लॉस और गेन हर हमेशा बराबर होता है। दूसरा चीज आपको देखो, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 3mg2 प्लस। तो आपके पास इधर क्या आ रहा है, देखो 3mg2 प्लस और 2cr सॉलिड वाला है, इसको तो छोड़ना है आपको। और इधर 3mg सॉलिड
और 2Cr3+, ये एक बस है जो भी कंसंट्रेशन लिया हुआ। तो आप देख रहे हो कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3। तो QC जो लिखते थे हम लोग, वहां पर पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज करना है। तो देखो इसका कंसंट्रेशन कितना है बेटा 10 की पावर -1, और -1 पर कितना पावर रेज करने वाले हैं आप 3। और नीचे देखो ये है आपका क्रोमियम, क्रोमियम कितना है 10 की पावर -3, और इस पर कितना करने वाले हैं 2। अब एक चीज और देखना कि यहां पर 2+ था, कभी भी चेक करना हो तो देखो 2 × 3 6 सही है, 2 × 3 6। तो इस तरह से बेटा करेंगे। यहां पर लॉग ले लीजिए, ये देखिए ये कितना आ गया जी 1.62 प्लस हो गया -0.059/6 log 10 की पावर -3 हो गया, और ये 10 की पावर 6 हो गया -6, तो ऊपर जाकर 3। तो 1.62 -0.059/6 और ये 3 log 10। 3 log कहां से आ गया, ये +6 ऊपर गया तो 3 log 10। log 10 1 होता है, इसका वैल्यू काटो 1.62 -0.0295 वोल्ट आंसर। अब कई बार क्या करेंगे बेटा कि आपको मान लीजिए कि ये वैल्यू एब्सेंट कर दिया, ये वैल्यू आपको नहीं दिया, तो क्या करेंगे आप, क्या करना कि इस टर्म को इधर रहने देना, सारा टर्म इधर ले आओ, और इसके बाद जब एंटी लॉग करेंगे यहां पर हमारा फ्री हो जाएगा, और फिर हम इस कंसंट्रेशन को निकाल देंगे। मतलब वो सबसे आसान तरीका होता है, वैसे आपको जिस तरीके से करना है वो कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि इस तरफ सारा टर्म धीरे धीरे ले आओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इससे इसको डिवाइड कर देना, और ये वाला लॉग बचा रहेगा, बस एंटी लॉग करेंगे, यहाँ लॉग फ्री हो जाएगा और हम निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्व करते वक्त आपको स्टेप वाइज करना है, और साथ में यूनिट का भी ख्याल रखना है। नहीं यूनिट का ख्याल रखोगे आप नंबर आपका जाएगा। आज हम लोगों ने क्या सीखा है बेटा, नर्स्ट इक्वेशन सीखा है। तो नर्स्ट इक्वेशन किस किस चीज के लिए यूज करते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट सिंगल इलेक्ट्रोड, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल at any concentration, the pH of the solutions and solubility of springly soluble salt। आप वो भी निकाल सकते हो इससे, ठीक है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप घबरा सा जाते हो, और मैंने देखा CBSE में बच्चे उसको नहीं कर पाए। कुछ नहीं है, QC ही है। देखिए कैसे, जैसे देखो छोटा सा इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग, Cr2O7 2- इसका जो भी कंसंट्रेशन है प्लस 14H प्लस 6Fe2 प्लस Y gives 2Cr3 प्लस Z 6Fe3 प्लस M प्लस 7H। अब जानते हैं इसका सिर्फ आपको QC का ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं। और N ऑटोमेटिक आपका यहां से देखो किसी एक से चेक करना है आपको। 6 × 2 12 है, और 6 × 3 18 है। चेंज कितना से है 6 से, तो निश्चित रूप से यदि ये बैलेंस है तो 6 यहां भी चेंज होगा। तो ये आपका जब QC लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे आप कि Cr3 प्लस पर आपको स्क्वायर करना है, Fe3+ का जो भी वैल्यू दे उस पर पावर 6 करना है, इसको इग्नोर करना है। यहाँ पर Cr2O7 2- पर पावर 1 है, यहाँ पर H+ होगा तो 14 है, और यहाँ पर Fe2+ है तो 6 है। आप बस इसको जैसे आपने कर दिया, बहुत आसान सा दिया रहता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे QC सॉल्व हो गया, N का वैल्यू पता चल गया, तो ऐसे इक्वेशन को भी आप कर सकते हैं। तो एक बार CBSE में इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। थैंक यू।